Thank you again for joining me. This lesson is the continuation of Foundations of Education, Course Code 031 for Special Education. Our today's topic, Chapter 4, Socio-Economic Foundations of Education. Well, if you are new to my channel, take a few moments to subscribe so you can stay updated what other materials regarding education. Let's get started and move to our topic. इस लेसन में हम कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सोशो इकोनॉमिक क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं कि सोशो इकोनॉमिक का एजुकेशन के साथ क्या रिलेशन है, इसके साथ साथ सोसाइटी क्या है, कल्चर क्या है और सोसाइटी और कल्चर का एजुकेशन के साथ क्या रोल है। देन उसके बाद इकोनॉमिक कंडीशंस क्या होती हैं और इकोनॉमिक कंडीशंस का एजुकेशन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और इसका एजुकेशन में क्या रोल है। देन उसके बाद पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन के एजुकेशन और पॉलिटिक्स एक दूसरे के साथ रिलेट किए जाते हैं या इनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एट द एंड हम इनको कंक्लूड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कि सोशो का मतलब क्या होता है। जब हम कहीं भी सोशो का वर्ड पढ़ते हैं तो इट्स मीन कि ये सोसाइटी से रिलेटेड होगा, यानी कि ये एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें कि हम सोसाइटी के मेजर एस्पेक्ट जो मेजर इंस्टीट्यूट होते हैं इनको हम डिस्कस करते हैं किस लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे। देन इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक कहते हैं कि जो हमारी माशियात से रिलेटेड होती हैं। अब ये टर्म जो है सोशो इकोनॉमी के रेफ़र करती है, रेफ़र टू द इंटरेक्शन बिटवीन द सोशल एंड इकोनॉमिक हैबिट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल की बात की गई है क्योंकि एक सोसाइटी एक पर्सन से क्रिएट नहीं होती। सोसाइटी तभी क्रिएट होती है जिसके अंदर डिफरेंट ग्रुप हों और ग्रुप्स के अंदर भी फर्दर ग्रुप्स हों। जैसे कि हम सपोज़ एक पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हैं। पाकिस्तान एक सोसाइटी है। अगर इसको एज अ सोसाइटी के लेवल पर देखें तो इसके अंदर डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट रिलीजन हमें देखने को मिलते हैं। लाइक हम मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस होते हैं, पारसी होते हैं। ये मेजर रिलीजन जो हैं ये इस पाकिस्तान में पाए जाते हैं। इसलिए ये पाकिस्तान जो है एक सोसाइटी है, एक ऐसी नेशन है जिसके अंदर डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट रिलीजन और उनके रहने वाले लोग मौजूद हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो सोशो इकोनॉमिक टर्म है वो किस चीज़ को रेफ़र करती है कि इंटरेक्शन होता है किसका, बिटवीन द सोसाइटी एंड इकोनॉमिक हैबिट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ पीपल, लाइक द डेटिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल। द प्रीफिक्स सोशियो, जब किसी वर्ड से पहले स्लैश से पहले कोई वर्ड लगाया जाता है तो इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। द प्रीफिक्स सोशियो रेफ़र कर रहा है टू द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ पीपल इंक्लूडिंग द वेज दे इंटरेक्ट विद वन एंड अदर ऑफ देयर फैमिली स्ट्रक्चर। यानी कि अगर इसको फर्दर हम देखें तो ये जो सोशो इकोनॉमिक है, सोशो वर्ड रेफ़र किस चीज़ को कर रहा है, इकोनॉमिक के साथ। इस वर्ड को अगर हम लिंक करें तो ये एक स्टडी है किसकी, बिहेवियर, लोगों के बिहेवियर की एक स्टडी है जिसमें किस चीज़ को इंक्लूड किया जाता है, इंट्रैक्शन को, कि उनका आपस में क्या इंट्रैक्शन है, किस लेवल पर, उनके फैमिली लेवल पर, फैमिली के लेवल पर, सोसाइटी के लेवल पर, उनके इकोनॉमिक के लेवल पर। क्योंकि एक सोसाइटी जब तक इकोनॉमिक लेवल पर डेवलपमेंट में नहीं आती है तब तक वो सोसाइटी एक अच्छी सोसाइटी नहीं कहला सकती। इसीलिए सबसे पहले किसी भी एजुकेशन सिस्टम को ज़्यादा अफेक्टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें उस कंट्री का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको स्टडी करना चाहिए कि एक मुल्क में जितनी भी पॉपुलेशन एजुकेटेड होगी उसका दारोमदार जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उस मुल्क की माशियात पर जाता है। क्योंकि जिस तरह की हमारे रिसोर्सेज होंगे इसी तरह की हमारी एजुकेशन होगी। क्योंकि जो रिसोर्सेज पाकिस्तान अपनी एजुकेशन को देता है, यानी कि जो फैसिलिटीज़ एजुकेशन के डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती हैं, उनका लिंक जो होता है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट किस चीज़ की तरफ जाता है, इकोनॉमिक की तरफ। क्योंकि आज जो हम वर्ल्ड में कंट्रीज़ देखते हैं जैसे कि इंग्लैंड है, चाइना है, इसके साथ साथ और बहुत से ऐसे कंट्रीज़ जैसे कि इंग्लैंड हो गया, यूके और यूएसए है, ऐसे ऐसे जो कंट्रीज़ हैं जो डेवलप कंट्रीज़ कहलाती हैं। तो इनका एजुकेशन सिस्टम और हमारा एजुकेशन सिस्टम में इतना डिफरेंस क्यों है, वो इस बिना पर है कि वो एक डेवलप कंट्री है। क्योंकि डेवलप कंट्री है इसलिए उनके जो एजुकेशन के रिसोर्सेज हैं
वो और जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं, उनकी एजुकेशन डिपार्टमेंट को, उनके कंट्रीज़ में एजुकेशन को क्या इम्पोर्टेंस दी जाती है, कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो हम लोगों से बहुत ज़्यादा बेटर उनके इदारों को फराहम की जाती हैं। इसीलिए उनका एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है एज़ कम्पेयर टू ऐसे कंट्रीज़ जो कि अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ होते हैं कि जो डेवलपिंग की राह में होते हैं, यानी कि तरक्की कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने लगे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर, कि एक सोसाइटी का कॉन्सेप्ट क्या है और हम लोग इस कॉन्सेप्ट को किस मायने में लेते हैं। कल्चर क्या होता है, पाकिस्तान का कल्चर किस तरह क्या है, और सोसाइटी और कल्चर किस तरह एजुकेशन को इफ़ेक्ट करता है, और कौन कौन सी ऐसे हमारी फाउंडेशंस हैं जो हमें एजुकेशन के लिए कल्चर और सोसाइटी से लेना पड़ती हैं। Definition of society. A society is a group of individuals involved in persistent social interaction or a large social group sharing the same spectacle or social territory, typically subject to the same political authority and dominant culture and expectations. अब सोसाइटी क्या है? सोसाइटी एक ऐसा माशरा होता, सोसाइटी कहते हैं माशरे को, यानी कि माशरे में ऐसे अफराद जो एक तवील अरसे तक किसी एक जगह पर रह रहे हों, जिनका अपना एक कल्चर हो, अपनी रवायात हों, उनका अपने इकोनॉमिक सिस्टम हो, उनके पास एक पावर हो, यानी कि उनका एक इक़्तिदार आला हो जो उस सोसाइटी को कंट्रोल कर रहा हो, उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हों, इनको हम माशरा यानी सोसाइटी कहते हैं। जॉन लॉक का कहना था कि माशरा एक अफराद का एक ऐसा गिरोह है जो कि एक तवील अरसे तक किसी एक जगह पर रह रहा हो किसी मुश्तरका मफाद की खातिर। यहाँ पर मुश्तरका मफाद की खातिर का क्या मतलब है इनके अकॉर्डिंग, यानी कि जब एक सोसाइटी किसी एक जगह पर रह रही होती है तो बेसिकली वो सोसाइटी अगर देखा जाए तो अगर हम देखें जो डिफ्रेंशिएट तो उनके अंदर बाद में आता है, लेकिन वो एक मुश्तरका मफाद की खातिर रह रहे होते हैं, यानी उनके अंदर एक नेशनैलिटी होती है। उनके अंदर जो रिलीजन की डिवीज़न होती है वो सबसे ज़्यादा जो रिलीजन उसके अंदर डोमिनेंट होता है, उनका एक मफाद होता है। उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो कि कम परसेंटेज में होते हैं, जो किसी कंट्री में रह रहे होते हैं एज अ माइनॉरिटी। जैसे कि हम पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो पाकिस्तान में मुस्लिम हैं, उसके बाद क्रिश्चियंस हैं, पारसी हैं। ये जो पारसी हैं और इसके साथ क्रिश्चियंस होते हैं, ये माइनॉरिटीज़ होते हैं। बेसिकली हमारा कल्चर जो है वो और हमारी लैंग्वेज, हमारा रिलीजन एक है। इसके अलावा जो और अदर कंट्रीज़ के लोग या अदर रिलीजन के लोग यहाँ पर रहते हैं, इनको हम माइनॉरिटीज़ कहते हैं, यानी कि वो लोग जो किसी और रिलीजन या किसी और कंट्री से बिलोंग करते हों। लेकिन एक सोसाइटी तभी बनती है जिनका एक अपना एक सिस्टम हो, उनका एक पॉलिटिकल सिस्टम हो, वो और कई काफ़ी अरसे से वो किसी एक जगह पर ही रह रही हों, उसी चीज़ को उसको ही हम सोसाइटी कहते हैं। अब कल्चर क्या है इसको डिस्कस करते हैं। देन सोसाइटी का कॉन्सेप्ट कल्चर के साथ क्यों रिलेट किया जाता है। देन अब कल्चर को देखते हैं कि कल्चर क्या है। द आर्ट एंड अदर मैनिफेस्टेशन ह्यूमन इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट रिगार्डेड कलेक्टिवली। कल्चर कहते हैं कि जब एक किसी सोसाइटी की एक ऐसी अचीवमेंट जो लोगों ने मिलकर हासिल की होती है, उसको बेसिकली कल्चर कहा जाता है। अब कल्चर यानी जिसको उर्दू में हम सकाफ़त कहते हैं, कि कल्चर होता क्या है। कल्चर में हमारी सोसाइटी के वो तमाम एस्पेक्ट्स शामिल होते हैं, यानी कि हमारा रहन सहन, हमारे खाने पीने के तरीके, हमारी खुराक, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी उठने बैठने के जो जैसे भी तरीके हैं, हमारी रवायात जो हमें हमारे आबाओ अजदाद से मिलती हैं, ये सब चीज़ें मिलकर क्या बनाती है हमारा कल्चर, जिसमें हमारी स्पोर्ट्स, हमारी एजुकेशन के कौन कौन से एस्पेक्ट्स होंगे, एजुकेशन को कहाँ से हासिल किया जाएगा, एजुकेशन के लिए किस तरह के फैक्टर्स यूज़ होंगे, हमारा एजुकेशन सिस्टम किस चीज़ पर बेस करेगा, हमारा रिलीजन क्या है, हम किस रिलीजन को मानते हैं, किस प्रॉफिट को मानते हैं,
हम लोग कैसी ज़िंदगी गुजारे हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं, ये सब कुछ हमारा कल्चर होता है। और ये कल्चर जो है ये एक बहुत वास्ट लेवल पर एक टर्म यूज़ की जाती है। जितनी भी हम स्टडी करते हैं, वर्ड स्टडी, वो सब की सब जो है वो बेसिकली किसके साथ डायरेक्ट लिंक करती है, हमारे कल्चर के साथ। क्योंकि एक सोसाइटी जिस कल्चर को फॉलो करती है उसमें जितने भी आगे एस्पेक्ट्स होते हैं वो उसके कल्चर से ही डिराइव किए जाते हैं। अब कल्चर एंड सोसाइटी, इनका आपस में क्या डिफरेंस है और ये एक दूसरे के साथ किस तरह लिंक करते हैं, अगर हम इस चीज़ को क्लैरिफाई करें तो कल्चर जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारी बिलीव्स, हमारी प्रैक्टिस, या किसी भी एक ग्रुप के बिलीव या उनकी प्रैक्टिस क्या होती है कि जो काम हम मुसलसल कर रहे हैं उसको बार बार करते रहने के का जो अमल होता है उसको एक प्रैक्टिस कहा जाता है। और कल्चर में प्रैक्टिस क्या होती है कि जो हमारी रवायात होती हैं, जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक उनके आबाओ अजदाद की तरफ से ट्रांसफ़र की जाती हैं, वो प्रैक्टिकल फॉर्म में उनको दी जाती हैं। और कुछ बिलीव्स होते हैं, जैसे कि अगर एक जनरेशन के कोई बिलीव हैं कि जैसे जिनको सुपरस्टिशंस कहा जाता है, कुछ बिलीव्स अच्छे होते हैं और कुछ फॉल्स बिलीव्स होते हैं। जो भी हो कि एक कल्चर में जिस तरह के बिलीव या जिस तरह की प्रैक्टिस होती है उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको कल्चर कहते हैं। लेकिन जो एक सोसाइटी है वो एक सोशल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक सोसाइटी उसको कहते हैं कि जिसमें एक स्ट्रक्चर हो कि इसमें कौन कौन से रिलीजन रह रहे हैं, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, कैसी सोसाइटी है, किस तरह के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, किस तरह का इसका एजुकेशन सिस्टम है, इसको सोसाइटी कहते हैं। एक सोसाइटी और कल्चर ये दोनों दूसरे के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पे लिंक करते हैं और ये एक दूसरे के साथ सेपरेट नहीं रह सकते। अब कल्चर के कुछ टाइप्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। अब कल्चर के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है मास कल्चर हमारी सोसाइटी में कौन सा कल्चर कहलाता है? वो कल्चर जो मीडिया के थ्रू, यानी कि मास कम्युनिकेशन के थ्रू एक सोसाइटी में इन्हेंस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टूल्स, जैसे कि मीडिया टूल्स यूज़ किए जाते हैं, टेलीविजन्स हैं, डिफरेंट ऐप्स होती हैं। इस तरह के इनकी ऐप्स के थ्रू जो कल्चर लोगों के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है इसको मास कल्चर कहते हैं। अब इसके अंदर रोल्स किसका होता है? इसके अंदर इंटरनेशनल जो लेवल पर जो लोग होते हैं उनका भी रोल होता है कि उनका जो कल्चर है वो मीडिया पर दिखाया जाता है, जैसे कि ड्रामाज होती हैं, फिल्म्स होती हैं, इनके थ्रू जब किसी और कंट्री का कल्चर दिखाया जाता है। लेट्स सपोज कि अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें कि पाकिस्तान में तुर्किश ड्रामा जो हैं वो मीडिया पर जो उर्दू ट्रांसलेशन के साथ दिखाई जाती हैं। अब किसी और कंट्री का कल्चर अपनी कंट्री में दिखाना, तो इट्स मीन के मास कल्चर के थ्रू उनका कल्चर पाकिस्तान में लाया जा रहा है। ये एक सेपरेट टॉपिक है कि किस तरह एक कल्चर को दूसरे कल्चर के थ्रू डिस्ट्रॉय किया जाता है। यहाँ पर हम सिर्फ कल्चर का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में कितनी टाइप्स के कल्चर होते हैं और वो किस तरह अब हमारी एजुकेशन और सोसाइटी के साथ लिंक करके उसको एजुकेशन को अफेक्ट करेंगे। अब मास कल्चर में मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इनके थ्रू जो हमारी सोसाइटी है, हमारी पब्लिक है, उनको किस तरह यहाँ पर उनकी जो है माइंड मैपिंग की जाती है, उनके ऊपर दूसरे कंट्री का जो कल्चर है उसको इन्फोर्स किया जाता है। अब मास कल्चर में कि किसी और कल्चर को अपनी मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुँचाया जाता है, इसको हम नॉर्मली जो है वो नेगेटिव फॉर्म में लेते हैं, क्योंकि अपनी सोसाइटी में किसी और सोसाइटी का कल्चर लाना इट्स टोटली रॉन्ग। नेक्स्ट जो टाइप है यानी कॉन्सेप्ट है पॉपुलर कल्चर वो होता है कि जो प्रेजेंट टाइम या करंट टाइम पर जो कल्चर चल रहा होता है उसको हम पॉपुलर कल्चर कहते हैं। यानी कि इस टाइम पर अगर कोई चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है उसको हम पॉपुलर कल्चर के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब पॉपुलर कल्चर की एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं, जैसे कि करंट टाइम पर डिफरेंट ऐप्स जो होती हैं वो चल रही होती हैं, लाइक इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह। ये ऐप्स जो हैं ये एक जो यंग जनरेशन यूथ है वो इनसे ज़्यादा अवेयर होती है और इनको ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकती है। तो जो कल्चर जो चीज़ें जिस टाइम पर ट्रेंडिंग में होती हैं तो उनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो पॉपुलर कल्चर के फॉलोअर्स होते हैं, क्योंकि जो ओल्ड जनरेशन के फॉलोअर्स होते हैं, जैसे कि इनके फादर्स हैं, ग्रैंड फादर्स हैं, वो एज़ कम्पेयर टू यूथ के उन चीज़ों को अच्छे
अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए वो कल्चर जो जिस टाइम पर सोसाइटी में चल रहा होता है उसको पॉपुलर कल्चर कहते हैं। अब नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है सब कल्चर। सब कल्चर क्या होता है? सब कल्चर कहते हैं कि एक सोसाइटी में जो कल्चर है उसके अंदर जब डिफरेंट रिलीजन्स के जो कल्चर उसके अंदर इमर्ज कर दिए जाते हैं। जैसे कि हम देखें कि इम्पेरियलिज्म वगैरह के थ्रू जब कॉलोनाइजेशन की गई थी इंडिया पर, उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जब अपना राज यहाँ पर किया तो उसके बाद जो उनका कल्चर था वो लोगों के अंदर इन्फोर्स किया गया। अब उनके कल्चर के कुछ एलिमेंट्स, कुछ ऐसी ट्रेड्स हैं जो आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। तो यानी कि हर हमारे कल्चर के अंदर एक और कल्चर उनके अंदर, फिर इस तरह कुछ जो लोग हैं इंडिया से पाकिस्तान आए, इसके साथ साथ वो लोग इंडियंस के साथ भी रहते थे और इसके साथ साथ ब्रिटिशर्स के साथ भी रहते थे। अब इस तरह क्या हो गया कि उनके अंदर दो टाइप्स का कल्चर आ गया कि एक तो वो जो क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर्स हैं ब्रिटिश, उनका कल्चर, उनके कुछ ट्रेड्स, दैन उसके बाद इंडियंस के साथ रहने की वजह से उनके कुछ ट्रेडिशंस, वो सब कुछ। अब एक हमारा कल्चर कि हम मुस्लिम सोसाइटी से बिलोंग करते हैं कि हमारा भी एक प्रॉपर कल्चर है, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हम किस चीज़ को फॉलो करते हैं, कौन से हमारे प्रॉफिट हैं, कौन सी हमारी बुक है जिसको हम कुरान पाक कहते हैं, हम इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को मानने के साथ साथ हम फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आज भी हम फॉलो करें, यानी कि वेस्टर्न सोसाइटी के कल्चर को, इसके साथ साथ इंडियंस की। लेट्स सपोज अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें तो जो हमारा मैरिज इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में, इसमें जो कुछ फंक्शन यानी फेस्टिवल्स किए जाते हैं तो इसके अंदर कुछ ऐसी जो रसूमात होती हैं वो अदा की जाती हैं जो कि टोटली हमारे रिलीजन के साथ लिंक नहीं करती, ना ही इनका हमारे रिलीजन में कोई रेफरेंस है। लेकिन ये सब ट्रेडिशंस जो हैं हमें कहाँ से मिले? हम इंडियंस जो हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा, उनकी जो मैरिज का जो इंस्टीट्यूट है और इसके साथ वो उनके जो जिस तरह वो मैरिज करते हैं, उनकी कौन सी रसूमात होती हैं, वो काफ़ी हद तक हम लोगों ने अडॉप्ट की हुई हैं। तो इस चीज़ को सब कल्चर कहते हैं, नहीं एक कल्चर के अंदर डिफरेंट कल्चर्स को एनफोर्स किया जाता है। अब इसके साथ साथ एक और दो मेजर कॉन्सेप्ट है, इनको साथ लेकर चलते हैं, हाई एंड लो कल्चर। अब हाई एंड लो कल्चर का क्या मतलब होता है? हाई कल्चर वो कल्चर होता है जो कि हमारी सोसाइटी के ऐसे मेंबर्स, ऐसे ग्रुप्स जिनको हम कंप्राडोर कहते हैं। कंप्राडोर वो लोग होते हैं कि जो एलीट क्लास या अरिस्टोक्रेटेड क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं। हमारी सोसाइटी का एक एलीट तबका जो अमीराना अंदाज़ रखता है, उनका रहन सहन इस तरह होता है, जिनकी जो रसाई होती है वो इंटरनेशनल लेवल पर होती है, डिफरेंट कंट्रीज़ की पॉलिटिक्स के साथ उनके साथ उनका लिंक होता है, और ईजीली वन टू वन कंट्री उनके साथ मूव कर सकते हैं। अब ये वो लोग होते हैं कि जो अपना इनका जो कल्चर होता है, क्योंकि इनका जो रहन सहन होता है वो ज़्यादातर वेस्टर्न सोसाइटी या वेस्टर्न कल्चर के साथ मिलता है, तो वो लोग बेसिकली पाकिस्तान के नेटिव्स होने के बावजूद जब वो इन वेस्टर्न कल्चर को अपने साथ यहाँ पर लाते हैं, तो इसी चीज़ को वो लोग जो लो कल्चर के फॉलोअर्स हैं उनको एनफोर्स करते हैं और उनको सुपीरियर और इन्फीरियर का कॉम्प्लेक्स यहाँ पर देखते हैं। अब इसी के साथ लो कल्चर क्या? लो कल्चर वो होता है कि जो हमारी सोसाइटी के बैगर्स होते हैं, जो लेबरर्स होते हैं, वर्कर क्लास होती है, इनका एक अपना कल्चर होता है, क्योंकि वो विलेजर्स नॉर्मली के विलेजर्स होते हैं, विलेज में रहते हैं। इनकी अपनी एक लाइफस्टाइल होता है कि वो ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी है, साइंस और टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इन सब से दूर होते हैं, इनसे अवेयर नहीं होते और इन चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करते। तो इट्स मीन कि यहाँ पर क्या हम इस चीज़ को देखते हैं कि जो एक हाई कल्चर है वो लो कल्चर के ऊपर जो है अपनी इन्फोर्स कर रहा है, उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। अब ये बेसिक हमारी सोसाइटी में इन 4 टाइप्स के कल्चर होते हैं जो अभी हमने डिस्कस किए, जैसे मास कल्चर है, पॉपुलर कल्चर कौन सा होता है, उसके साथ साथ ये हाई एंड लो कल्चर, सब कल्चर क्या होते हैं। अब सोसाइटी का इसके साथ क्या रिलेशन है? सोसाइटी कल्चर का यही रिलेशन है कि एक सोसाइटी में डिफरेंट कल्चर्स हो सकते हैं और एक कल्चर के अंदर भी डिफरेंट सोसाइटीज़ जो हैं वो हो सकती है। जैसे कि हमारी इतनी सकाफत है, हम कल्चर है और हम डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं, तो एक वो मिलकर एक सोसाइटी बना सकते हैं। अब इन सब का एजुकेशन के साथ क्या लिंक है? एजुकेशन का डायरेक्ट लिंक किसी भी मुल्क की सकाफत के साथ पड़ता है। देन हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, सोशल कंडीशंस एंड एजुकेशन। अब सोशल कंडीशंस एंड एजुकेशन ये क्या है? सोशल कंडीशंस जिस तरह की होती हैं उसी तरह का हमारा एजुकेशन सिस्टम होता है। इट्स मीन कि हमारी सोसाइटी में कौन कौन से ऐसे फॉल्ट्स हैं या कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ हैं जिनका जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो हमारी एजुकेशन पर पड़ता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो क्लासरूम रेसिज्म क्या होता है? रेसिज्म कहते हैं कि जब किसी जो एक नस्ली तजाद होता है
हमारे अंदर आ जाता है कि ये इस नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, ये इस नस्ल से ताल्लुक़ रखता है। अगर किसी क्लास में डिफरेंट रिलीजन या डिफरेंट जो नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, अगर तो उस क्लास में उनको उनके रेसिज्म के अकॉर्डिंग डील किया जाएगा तो ये एक मेजर इशू होता है और इस इशू के साथ हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इफ़ेक्टिव नहीं बन सकता। इसके लिए क्योंकि ये एक सोशल प्रॉब्लम है। सोशली क्या होता है कि ये सब चीज़ें यानी हमारी नस्ल, हमारी सकाफ़त, कल्चर, ज़बान, ये सब कुछ ये किस चीज़ के साथ लिंक करती है? हमारी सोसाइटी और कल्चर के, और ये सोसाइटी और कल्चर ही है जो हमारी एजुकेशन को इफ़ेक्ट करता है। अब इन चीज़ कौन-कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है वो हम डिस्कस कर रहे हैं और इनका सॉल्यूशन क्या है, साथ-साथ उसको भी डिस्कस करते जाएंगे। क्लासरूम रेसिज्म की बात कर रहे थे कि क्लासरूम रेसिज्म में क्या होता है कि अगर एक क्लास में इस तरह के मैनेजमेंट की जाए कि जो रेस डिफरेंट रिलीजन या डिफरेंट अगर हमारी क्लास में अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो डिफरेंट रिलीजन या रेसिज्म से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनको उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि उनको उनके एजुकेशन के अकॉर्डिंग डील किया जाए और इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा पाबंदी आयद की जाए कि जो रेसिज्म है या किसी को उसके मज़हब या रंग नस्ल के लिहाज से उसकी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। उनको उनकी डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन के लिहाज से की जाएगी कि कौन सा कितने लेवल पर उसका IQ लेवल है, वो स्टडी में कैसा है। इससे किसी चीज़ को किसी और से ज़्यादा कंपेयर नहीं किया जाएगा। अब एथिक इशू क्या होते हैं? एथनिक इशू कहते हैं, एथनिक इश्यूज़ जो हैं वो भी इसी चीज़ से डील करते हैं कि एक एथिक्स एक रिलीजन में यानी एक क्लासरूम में, एक स्कूल में कितनी जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके कौन कौन से एथिक्स हैं। यानी कि जैसे अगर हम मेन देखें तो एक होता है कि जो एथिस्ट होते हैं कि जो खुदा को नहीं मानते हैं, दूसरे वो लोग जो होते हैं कि जो खुदा को मानते हैं, और एक एग्नोस्टिक्स होते हैं कि जो मानते भी हैं और इस चीज़ पर मानते भी नहीं है। यानी कि ये मेजर एक बिलीव होता है गॉड की तरफ। अगर इस चीज़ को क्लासरूम के अंदर अगर लेट्स सपोज कि अगर एक इस्लामियत की क्लास है जिसके अंदर खुदा ताला की बरतरी और खुदा ताला के वजूद के बारे में बात हो रही हो, और अगर इसी क्लासरूम में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मौजूद हो जो एथिक्स है यानी कि एथिस्ट हों और इसके साथ एग्नोस्टिक्स को इसको बिलीव करते हों, तो यहाँ पर इस चीज़ को डील करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी बात रिलीजन पर आ जाती है कि एक क्लास में अगर रिलीजन के जो फॉलोअर्स यानी बिलीवर्स हैं, अगर वो इस चीज़ को इसके साथ एजुकेशन से हटकर इस चीज़ की तरफ ले आते हैं तो यहाँ पर एक क्लैश आ जाता है। क्योंकि जब बात खुदा की एग्जिस्टेंस पर यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग की जाती है तो क्लासरूम का जो मैनेजमेंट है उसको कंट्रोल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए बेटर ये है कि रिलीजन को ना ही स्टूडेंट्स और ना ही टीचर अपनी एजुकेशन के अंदर लेकर आएँ, क्योंकि अगर वो कोई माइनॉरिटीज़ जो हैं वो किसी और ऐसे स्कूल में रह रहे हैं जो जहाँ पर वो माइनॉरिटीज़ में आते हैं, तो उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी रिलीजन, अपने जो उनके बिलीव्स हैं उनको एक साइड पर रखकर जिन लोगों के साथ एजुकेशन हासिल कर रहे हैं सिर्फ उन टीचर्स को सुने और उनकी सिर्फ एजुकेशन के लेवल पर ही उनकी जो है वो रिस्पेक्ट करें और उनके जो कुछ उनको वो टीच कर रहे हैं उसको स्टडी करें। इसके साथ साथ आगे फर्दर अगर हम देखें तो इकॉनमी जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी सोसाइटी और एजुकेशन के साथ लिंक, क्योंकि जब तक किसी सोसाइटी का इकोनॉमिक सिस्टम बेटर नहीं होगा उसका एजुकेशन सिस्टम बेटर नहीं होता। क्योंकि एजुकेशन को वर्ल्ड में कंट्री में फैलाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? इकोनॉमी की। जब तक उनको फैसिलिटीज़ नहीं दी जाएंगी, स्कूल्स नहीं बनाए जाएंगे, टीचर्स नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे, टीचर्स स्कूल के अंदर और फैकल्टी अगर उनको नहीं दी जाएगी तो जो एजुकेशन है वो जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं रहती। अगर हम देखें तो हमारा जो पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम है, अगर हम गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल की भी बात करें, जो हमारा STR है यानी स्टूडेंट टीचर रेशो है, वो नॉर्मली अगर हम देखें तो एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल लेवल जो दूसरी कंट्रीज़ होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उनका जो होता है STR नॉर्मली 1 to 20 होता है, यानी 8 टीचर और 20 टीचर्स या 10 टीचर्स होते हैं, 10 स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर 1 to 60 और नॉर्मली 60 प्लस भी और कहीं पर 150 प्लस भी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या ये एक हमारा फॉल्ट है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है एक टीचर को एट
एट अ टाइम इतने बच्चों को डील करना इम्पॉसिबल। तो इसकी वजह से यहाँ पर कुछ जो फॉल्स रह जाती हैं स्टूडेंट की डेवलपमेंट में, उनकी एजुकेशन में, कि एक टीचर 40 मिनट्स में 40 मिनट्स या 1 आवर में इतने स्टूडेंट्स को डील नहीं कर सकता। इसीलिए ये भी एक इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दैन इसके बाद है जेंडर इश्यूज़। जेंडर क्या होते हैं? जेंडर कहते हैं कि मेल एंड फीमेल, और इसके साथ साथ अगर हम थर्ड कैटेगरी को देखें जिनको हम ट्रांसजेंडर्स कहते हैं। अब नॉर्मली पहले हुआ करता था जेंडर की डिवीज़न मेल एंड फीमेल, गर्ल एंड बॉय, इसके अकॉर्डिंग मैन एंड वुमेन, इनके अकॉर्डिंग की जाती थी। लेकिन जैसे जैसे वर्ल्ड की डेवलपमेंट हो रही है 20th सेंचुरी के बाद, एक ऐसी कैटेगरी जो है वो इसमें इंक्लूड की गई। जेंडर स्टडी के नाम से जब एक सब्जेक्ट एक एज अ फील्ड ऑफ स्टडी इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसके अंदर जेंडर की स्टडी के बारे में बताया गया, तो वहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन रेज़ किया। कुछ फेमिनिज़म के फॉलोअर्स, फेमिनिज़म कहते हैं कि वो लोग जो फीमेल के राइट्स और उनकी जो कुछ उनको उनकी ड्यूटीज़ वगैरह है और जो राइट्स हैं और उनकी ड्यूटीज़ है उनके बारे में बात करते हैं, उनको फेमिनिस्ट कहते हैं। अब फेमिनिज़म उनके अकॉर्डिंग क्या था कि एक तो होते हैं मेल एंड फीमेल। इट्स अंडरस्टूड कि हमारी सोसाइटी में 2 टाइप्स के हैं, लेकिन उन टाइप्स को क्यों निगलेक्ट किया जाता है जिनको हम ट्रांसजेंडर्स कहते हैं? वो भी इंसान हैं, इसलिए उनको भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाए। तो अब जैसे जैसे हमारा कंट्री डेवलपमेंट में आ रहा है, तो उसके साथ साथ इस तरह है कि आजकल ट्रांसजेंडर्स को भी उनके एजुकेशन के लिहाज से उनको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स भी दिए जा रहे हैं, उसके साथ साथ और उनको जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जा रही हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है कि एक जेंडर, अगर जेंडर इशू किस तरह होते हैं कि क्लास में मेल एंड गर्ल एंड बॉय अगर है तो उनके भी कुछ इश्यूज़ होते हैं। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि कहा जाता है कि जो लड़के और लड़कियाँ उनको इकट्ठा एजुकेट नहीं किया जाना चाहिए। अब इसके साथ साथ अगर उसी क्लास में कुछ ट्रांसजेंडर्स भी हों तो इश्यूज़ और होते हैं, क्योंकि जो लोग होते हैं वो इतने ज़्यादा ह्यूमरस वे में उनका मजाक बनाते हैं, उनके लाफिंग करते हैं, तो जो उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो वहाँ पर ख़त्म होकर रह जाती है। तो इस तरह क्या होता है कि वो लोग एजुकेशन से भागते हैं और एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते। और इतने हमारे कंट्री के वसाइल नहीं है कि ट्रांसजेंडर्स के लिए एक अलग कोई सेपरेट स्कूल्स, उनके लिए अलग सिस्टम जो है वो बनाया जाए। वहाँ पर फिर कौन सा फैक्टर्स हम फॉल करने लग जाता है? इकोनॉमिक फैक्टर। तो इसके साथ साथ एक और यानी कि जेंडर इशू को हम इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं कि एटलीस्ट के बॉयज़ एंड गर्ल्स की क्लासेस जो हैं उनको हम सेपरेट कर दिया जाए, और इस तरह ट्रांसजेंडर्स के अंदर भी मेल एंड फीमेल्स होते हैं उनको उनके अकॉर्डिंग किया जाए, और स्टूडेंट को एजुकेट किया जाए मॉरल एथिकल लेवल पर कि ये भी इंसान हैं और खुदा की ही एक तख्लीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कल्चर इशू। अब कल्चर इश्यूज़ क्या होती हैं? इश्यूज़ वही होते हैं कि जो एक इंसान को दूसरे इंसान से कोई प्रॉब्लम हो या वो उसके अंदर कोई डिफ़िकल्टी महसूस। अब कल्चर इशू भी इसी चीज़ के अंदर आ जाते हैं कि अगर डिफरेंट कल्चर्स को फॉलो कर रहे हैं तो एक टीचर को उसको एजुकेट करना एक क्लासरूम में डिफरेंट कल्चर्स के फॉलोअर्स को थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन उनको भी डिफरेंट यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है कि अगर हम देखें कि एक अगर क्लास में स्टूडेंट STR एक 60 प्लस है, तो अगर उसके अंदर नॉर्मली अगर 10 या 20 डिफरेंट उसके कल्चर्स के हो जाती हैं तो वो एक एवरेज है, क्योंकि वो एक एवरेज क्लास भी बन जाती है। लेकिन उसके साथ साथ अगर वो टीचर जो है इतना कैपेबल है कि वो कल्चर को अपने उसके साथ साथ इन्फोर्स किए बगैर स्टडी दे, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। अब ये कुछ सोशल कंडीशंस थी, अब इनका हमने एजुकेशन के साथ भी साथ साथ लिंक रिलेट किया। अब हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस और एजुकेशन इनका आपस में क्या रिलेशन है। अब हम इकोनॉमिक कंडीशंस और जो हमारी एजुकेशन है इसको स्टडी करते हैं। इससे पहले 2018-19 का एक जो सर्वे है इकोनॉमिक सर्वे उसको थोड़ा सा देखते हैं कि उसके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है, एजुकेशन का एस्टिमेट उन्हें लगाया कि 2.4% जो है वो GDP काउंट किया गया है। लिटरेसी रेट यानी जिसको कहते हैं जो, और लिटरेसी रेट जो है वो 62% है ओनली इन पाकिस्तान। अब इसका क्या इफ़ेक्ट है, इसकी कौन कौन से कॉजेज़ हैं कि इतना हमारा जो लिटरेसी रेट है वो इतना लो क्यों है। अब यहाँ पर जो चीज़ ज़्यादा फॉल करती है, सबसे पहले हमारा इकोनॉमिक सिस्टम में कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ आ जाते हैं। सबसे पहले कि जो हमारी क्लासेस हैं जैसे अपर लोअर एंड मिडिल क्लास। अब अपर लोअर एंड मिडिल क्लास का जो एजुकेशन है उनके साथ क्या रोल लिंक बनता है, रिलेशन क्या है, क्योंकि जो अपर क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं वो ऐसे जैसे हाई फाई स्कूल्स होते हैं उनके साथ उनमें अपने बच्चे हैं जो उनको वो टीच करवाते हैं, यानी कि उनको एजुकेट
करवाते हैं ऐसे स्कूल्स में। अब वो लोग जो हैं वो अपर क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और जो उनके जो एक ह्यूज अमाउंट है वो उन स्कूल्स की तरफ जाती है, यानी कि वो उसके लिए बच्चों की फ़ीस के तौर पर उनको पे करती हैं ज़्यादा अमाउंट उन स्कूल्स को। यानी कि हमारी कंट्री का एक ज़्यादा जो हमारी परसेंटेज है इकॉनमी है वो एक ऐसे जो बाहर के थ्रू जो स्कूल्स बनाए गए हैं पाकिस्तान में आउट ऑफ कंट्री के थ्रू उनके पास चली जाती है। अब इसके बाद जो ऐसे नॉर्मल प्राइवेट स्कूल्स आ जाते हैं जैसे कि मिडिल क्लास जो कि एवरेज में होते हैं, वो अपने बच्चों को ऐसे स्कूल्स में जिनमें एक नॉर्मल फ़ीस वगैरह होती है वहाँ पर। उसके बाद आते जो कि हमारा एक माइंड सेट है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में ज़्यादातर वही स्टूडेंट्स जाते हैं जो कि एक मतलब गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन ये एक अजम्पशंस है, ये एक अंडरस्टूड नहीं है और ना ही ये एप्लीकेबल बात है कि ये बिल्कुल ही इस चीज़ को हम रिलाई नहीं कर सकते कि जो बिल्कुल ही लोअर क्लास के होते हैं वही गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं। तो लेकिन लोगों की एक अजम्पशन है। अब हम यहाँ पर एक ऐसा स्केच देख रहे हैं कि जो हमारे कंट्री के अपर मिडिल एंड लोअर क्लास इनकी डिवीज़न इस तरह की जाती है। अब इनका इकॉनमी में क्या होता है कि अब जब जो हमारी गवर्नमेंट है वो फुल सपोर्ट करती है गवर्नमेंट स्कूल्स को, जहाँ पर वो जो स्टूडेंट्स हैं मैट्रिक लेवल पर वहाँ पर उनको फ्री एजुकेट करती हैं, बुक्स वगैरह फ्राहम की जाती हैं, उनका फ़ीस जो होती है उसका भी रेट बहुत लो होता है। अब यहाँ पर उनके एजुकेशन के ग्रो ना करने के कौन से फॉल्ट्स हैं, कॉजेज़ हैं, वो यही है कि जो अब इस ग्रुप में जो कौन से लोग आते हैं ज़्यादातर लोअर क्लास के, अब उन लोगों को इकोनॉमिक इश्यूज़ फेस करना पड़ते हैं। अब इकोनॉमिक इश्यूज़ इसलिए फेस करने पड़ते हैं कि उनकी जो फैमिली है वो इतनी इकोनॉमिक लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पर इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो जो उनके बच्चे हैं वो जैसे जैसे उनके बच्चे बड़े होते जाते हैं वो उनको अपने साथ काम पर लगाना स्टार्ट कर देते हैं। अब और उसकी वजह ये क्या होती है कि हमारा जो लिटरेसी रेट है वो क्योंकि हमारी जो एक एवरेज मानी जाती है कि वो मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास है वो उनकी जो मतलब पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। अब यही वजह होती है कि कुछ स्कूल्स जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे प्राइवेट स्कूल्स में एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं और जो हमारे लोअर क्लास से जैसे ताल्लुक़ रखते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में एजुकेशन ले रहे होते हैं। अब ये इकोनॉमिक इश्यूज़ क्या होते हैं, अब अगर हम देखें, अगर गवर्नमेंट के पास इतनी फैसिलिटी हो कि वो इन तीनों कैटेगरीज़ को ख़त्म करके अगर वो सिर्फ एक ही स्कूल ऐसा बनाए कि जहाँ पर हमारे कंट्री के जितने भी लोग हैं वो वहाँ पर एक ही साथ एजुकेशन हासिल कर सकें, और तो ऐसा होना मुमकिन नहीं है। लेकिन इस चीज़ का हल इसी तरह निकाला जा सकता है कि जब तक लोगों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म नहीं किया जाएगा, कि एक क्लास डिफरेंस जो है वो ख़त्म नहीं होगा, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो ज़्यादा बेटर नहीं होगा। इसीलिए हमारा जो लिटरेसी रेट है कि जो बच्चे होते हैं वो इस एज में करने के बजाय उनसे चाइल्ड लेबर स्टार्ट कर दी जाती है, उनको एलीट क्लास के घर एज अ लेबर लगाया जाता है, वो वहाँ पर अपना फुल टाइम वहाँ पर अपनी सर्विस देते हैं उनके यहाँ। और उसके साथ साथ फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो अपनी इकॉनमिक फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से अपनी जो आगे उनकी हायर स्टडी है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके साथ प्राइवेट जो इदारे हैं उनके साथ वो करते हैं, और कुछ उनके साथ भी नहीं कर सकते। तो उसके साथ ये सब कुछ ये क्या होता है कि हमारी एजुकेशन किस तरह इफ़ेक्ट होती है इकॉनमी की तरफ, क्योंकि अगर हमारी गवर्नमेंट के पास इतने वसाइल हों कि वो सबको एक जैसा एजुकेशन सिस्टम दे, उनको फैसिलिटीज़ दे, उनको इतनी उनकी स्कॉलरशिप दे कि उनको फाइनेंशियली जो है वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को अपनी मतलब फ़िज़िकली उनको सपोर्ट ना करना पड़े, उनके पास इतने उनके बेसिस जो कि वो अपना जो अखराजात हैं उसको पूरा कर सकें। लेकिन इसके लिए एक इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो उसको स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कुछ पॉलिटिकल कंडीशंस हैं और एजुकेशंस हैं, इनको डिस्कस करते हैं। अब पॉलिटिक्स का एजुकेशन के साथ क्या रिलेशन है, इसको हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वे में डिस्कस करेंगे। अब नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या मतलब, नेगेटिव वे में अगर हम इसको देखें तो अगर एक क्लासरूम जिस तरह की हमारी कंट्री में पॉलिटिकल सिचुएशन या जो कुछ भी सिनेरियो चल रहा होता है, इसको जो हमारी यूथ होती है वो इसको बहुत ज़्यादा फॉलो करती है, क्योंकि जब जो चीज़ें एक जैसे अभी हमने देखा कि पॉपुलर कल्चर होता है कि जो जिस ट्रेंडिंग पर चल रही होती है उसके जो फॉलोअर्स होते हैं वो ज़्यादातर यूथ होते हैं। तो इसीलिए अगर जो कुछ भी हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है यानी पॉलिटिकल क्राइसिस जो चल रहे होते हैं वो जब हर जगह ये बात डिस्कस की जा रही होती है, अगर इस चीज़ को क्लासरूम में डिस्कस किया जाएगा तो ये
इस चीज़ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता कि क्लासरूम में एक टीचर जो है वो पॉलिटिकल लेवल पर डिस्कशन करे। तो इसलिए स्टूडेंट्स को अगर चाहिए तो उनके लिए यही बेटर है कि उनको पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए कि जब तक कि उनकी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट ना हो जाए, क्योंकि उस टाइम पर अगर वो कुछ ऐसी पार्ट वो इतने मैच्योर नहीं होते कि वो किसी एक पार्टी को वो हर किसी को अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं, लेकिन आफ्टर मैच्योरिटी वो जब डिफरेंट पार्टीज़ को और उनके काम के लिहाज से डिस्कस करती हैं, जब उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, वो वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनके जो व्यू पॉइंट्स होते हैं एक पॉलिटिशियंस के, वो ज़्यादा मतलब अथेंटिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू के जब वो एज अ स्टूडेंट उस चीज़ को करते हैं। अब नेगेटिव पर्सपेक्टिव तो यही है कि जब जो पॉलिटिकल क्राइसिस किसी कंट्री में जब चल रहे होते हैं तो उसका सिस्टम उसका क्या होता है कि उनका जो होता है ना वो एजुकेशन पर टोटली उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। अब उसके बाद पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है कि अगर हमने पॉलिटिक्स को डील भी करना है तो इस तरह उनको इस तरह एजुकेट किया जाए कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स लाए जाएँ कि अगर एक जो मतलब एक स्टूडेंट है अगर वो पॉलिटिशियंस बनना चाहता है तो उसके अंदर कौन-कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसको किस तरह अपने राइट्स को पहचानना चाहिए और किस तरह जो है आवाम की भलाई के लिए काम करना चाहिए। इस लेवल पर हम पॉलिटिक्स को अपनी किसी क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। अब इस लेसन में हमने कौन-कौन सी ऐसी फाउंडेशंस को डिस्कस किया। हमने इसमें सोशो इकोनॉमिक फाउंडेशंस को डिस्कस किया कि एक सोसाइटी और कल्चर का और इकोनॉमी का जो है वो किस तरह जो वो रिलेशन है एजुकेशन के साथ होता है किसी भी कंट्री में, और ये किस तरह एक फाउंडेशन के तौर पर हमारे साथ होता है कि जिस तरह के हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम होगा, ये तो इस इन्हीं के ऊपर यानी इन्हीं फाउंडेशंस के ऊपर क्या चीज़ यानी एक लेट्स सपोज के अगर हम देखें तो हमारी सोसाइटी और कल्चर है और हमारी इकोनॉमिक है, पॉलिटिक्स है, ये क्या था पिलर के तौर पर काम करेंगे और इनके ऊपर जो एक बिल्डिंग बनाई जाएगी यानी कि एजुकेशन है वो इन पिलर्स के, क्योंकि जिस तरह के पिलर्स क्रिएट किए जाएंगे उसी तरह का उसके ऊपर एक बिल्डिंग क्रिएट की जाती है। तो इसलिए जब तक किसी सोसाइटी का इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल सिस्टम उनका ज़्यादा बेटर नहीं होगा और तब तक उसका जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हम बेटर नहीं कर सकते।